हेलो एवरीवन, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, यहाँ पे हम चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके की और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में हम यहाँ पर एक जो अपना स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके के टॉपिक हम उठाएंगे और उनको कवर करेंगे। 10 मिनट में संपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे और उसमें एग्जाम ओरिएंटेड जो जो चीजें बन सकती हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आज का जो अपना पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों, हम उसमें चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। भारत के प्रमुख बंदरगाहों की आज हम चर्चा करेंगे। हर एग्जाम में वनडे एग्जाम की बात करें, चाहे वो एसएससी बैंक का हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट की कोई भी भर्ती है जिसमें नेशनल जीके का पार्ट आता है, स्टैटिक जीके जिसमें आती है, उसमें अक्सर एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हम चर्चा करेंगे आज इसी टॉपिक की स्टैटिक जीके में। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, भारत के प्रमुख बंदरगाहों की हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर दोस्तों आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ के लिए और या अन्य किसी रेलवे भर्ती की वैकेंसियों के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एक ऑफर चल रहा है, थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन पे ऑफर चल रहा है। अगर आप आरपीएफ का बैच ज्वाइन करते हो, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का अगर आप बैच ज्वाइन करते हो, तो इसके ऑनलाइन वीडियो कोर्स में 2-3 कुछ खास बातें हैं, जैसे कि आपको इसमें प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ पैनल पीडीएफ मिलेगी। उसके अलावा जो सभी टॉपिक्स रहेंगे उन सभी टॉपिक्स की स्पेशल एमसीक्यू और पीवाईक्यू क्लासें आपको मिलेंगी। दूसरा, इसमें सबसे खास बात क्या है कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो आरपीएफ इस वीडियो कोर्स के साथ में आगामी लॉन्च होने वाली रेलवे भर्ती के सभी कोर्स आपके लिए निःशुल्क रहेंगे। यानी कि फ्यूचर में आने वाली, चाहे हम बात करें एनटीपीसी की वैकेंसी की, चाहे हम बात करें ग्रुप डी की वैकेंसी की, तो उन सभी के लिए जो नए कोर्स लॉन्च होंगे वो आपको इसी बैच में इंक्लूड करके दिए जाएंगे। आपके लिए वो निःशुल्क रहेंगे जो ये बैच परचेज करता है। इस बैच की एक खास बात यही है। तो अब आप एक ही बैच में रेलवे की सभी परीक्षाओं की, सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आपको जाना होगा थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन पे। इस लिंक के साथ में आपको इसको डाउनलोड करना है, आपको इसे इंस्टॉल करना है और यहाँ पर आप पेड कोर्सेज में जाके इसे परचेज कर सकते हैं। लिंक की बात करें, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके अलावा अगर आप कोर्स परचेज नहीं करते हैं तो भी आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसमें बहुत सारी आपके लिए फ्री कोर्सेज मिलेंगे। टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको मिलेगी, डेली करंट अफेयर यहाँ मिलती है आपको, काफ़ी सारे नोट्स और ई बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए जाते हैं। तो एप्लीकेशन आपको जरूर से डाउनलोड करना है सभी दोस्तों को। साथ ही थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वो टेलीग्राम चैनल भी जरूर से डाउनलोड करना है। हम बात करें चाहे इस क्लास की या किसी अन्य क्लास की, तो उसकी पैनल पीडीएफ और जो भी नोट्स बनते हैं वो आपको टेलीग्राम पे अपलोड करवाए जाते हैं, वहां आपको अवेलेबल हो जाते हैं। साथ साथ में जो एग्जाम ओरिएंटेड जरूरी चीजें होती हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलती हैं, डेली क्विज आपको मिलती हैं। चलिए आज हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं अपने पहले टॉपिक की, भारत के प्रमुख बंदरगाहों की। भारत के प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तो भारत के ये कुल मिला के तटीय राज्य हैं। इन तटीय राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इनके तटों के ऊपर स्थित कुछ बंदरगाह हैं जो एग्जाम में अपने पूछे जाते हैं। तो भारत में बंदरगाहों की बात करें तो आपको याद रखना है दोस्तों कि भारत में जो बंदरगाह हैं, 13 तो बड़े बंदरगाह हैं, 13 बड़े बंदरगाह हैं और उसके अलावा लगभग 200 गौण यानी कि लघु बंदरगाह स्थित हैं। भारत में बात करें तो आपको याद रखना है कि भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह रहेंगे। 13 प्रमुख बंदरगाह हैं यानी कि बड़े बंदरगाह हैं, उसके अलावा 200 गौण यानी कि लघु बंदरगाह स्थित हैं। हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं जो प्रमुख बंदरगाहों से पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें गुजरात में एक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। उसके अलावा महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में स्थित है मुंबई बंदरगाह। महाराष्ट्र में एक दूसरा बंदरगाह है नहावा शेहवा बंदरगाह, इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मुंबई बंदरगाह है, इस मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। नवीनतम बंदरगाह है, आधुनिकतम बंदरगाह है कौन सा? नहावो शेवा बंदरगाह, या इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। बात करें गोवा में तो गोवा में एक बंदरगाह है मारमुगाव बंदरगाह। कर्नाटक में एक बंदरगाह आता है न्यू मंगलोर बंदरगाह।
केरल में बात करें तो कोच्चि बंदरगाह आता है। इस कोच्चि बंदरगाह को मसाला बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि केरल में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है। उसके अलावा इधर हम बात करें पूर्वी तट पे, तो पूर्वी तट पे कोलकाता में आता है कोलकाता बंदरगाह। यहाँ पे एक दूसरा आता है हल्दिया बंदरगाह, ये भी कोलकाता में रहेगा। ओडिशा में बात करें तो एक आता है पारादीप बंदरगाह, और इसी पारादीप बंदरगाह को लोहो अयस्क बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में बात करें तो विशाखापत्तनम बंदरगाह। उसके अलावा तमिलनाडु में बात करें तो सबसे अधिक बंदरगाह अगर आपसे पूछे जाते हैं कौन से स्टेट में है, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में सबसे अधिक बंदरगाह स्थित है। कौन कौन से? 3 रहेंगे यहाँ पे, एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और कौन सा? तुतीकोरन बंदरगाह। सबसे अधिक पूछे जाएं तो कहां पर रहेंगे? तमिलनाडु में। और इसमें अगर 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे अधिक पूछे जाए, सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह कहां पर रहेंगे? तमिलनाडु में रहेंगे। सबसे अधिक लघु बंदरगाह अगर आपसे पूछ लिए जाएं तो कहां पर रहेंगे दोस्तों? महाराष्ट्र में रहेंगे। कहां पर? महाराष्ट्र में। उसके अलावा आपको एक बात यह याद रखनी है कि जो पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह स्थित हैं, यानी कि इस वाले हिस्से में स्थित जो भी बंदरगाह हैं, ये वाले, ये अधिकांश बंदरगाह कैसे हैं? प्राकृतिक बंदरगाह हैं, नेचुरल बंदरगाह हैं। क्योंकि यहां पर इस तरफ के तट की बात करें तो ये कैसा है? कटा फटा हुआ तट है, कटा फटा हुआ तट है, जिस वजह से यहाँ पे अनेकों बंदरगाहों का निर्माण है। इधर बात करें तो इधर अधिकांश जो बंदरगाह हैं वो कैसे हैं? कृत्रिम बंदरगाह हैं। पूर्वी बंदरगाह कैसे रहेंगे? अधिकांश पूर्वी बंदरगाह कृत्रिम है। यहाँ पर विशाखापत्तनम को छोड़कर, विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वो कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। उसके अलावा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, सबसे पुराना बंदरगाह आपसे पूछा जाए पुराना, तो आपको याद रखना है चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना रहेगा। सबसे बड़ा बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाता है तो बड़ा आपको याद रखना है बंबई बंदरगाह। आप कैसे याद रख सकते हैं? बै से बड़ा हो जाएगा, और मैं की बजाय आप बै याद रख लें, बंबई इसको बोल सकते हैं। फिर यहाँ से बै से बै बना दे बंबई, तो बै से बड़ा, बै से बंबई। सबसे व्यस्त आपसे पूछे तो भी बंबई रहेगा। इसका व्यस्त का व्यस्त बना दे, वह का वह बना दे, पुनः आप इसको याद रख सकते हैं। बै से क्या हो जाएगा? बंबई। इधर बै से बड़ा, बै से बंबई, बै से इसको व्यस्त को व्यस्त बना के बै से व्यस्त, और इधर क्या हो जाएगा? पुनः बै से बंबई। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आपसे पूछा जाए सबसे आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है, तो आप याद रख सकते हैं दोस्तों नहावा शेहवा बंदरगाह, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह रहेगा। ये वाला बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है, डॉल्फिन पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। ये बातें आपको याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे मेन पॉइंट इसी स्लाइड में है, यही यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, गहरा कौन सा है, आधुनिकतम कौन सा है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं 1 बाई 1 बंदरगाह की। हमने क्या बताया? भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं तथा 200 क्या है? गौण बंदरगाह हैं। सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाहों की बात करें तमिलनाडु में 3 रहेंगे, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर बंदरगाह। ठीक है। गौण बंदरगाहों की बात करें तो हमने क्या बताया? सबसे अधिक कहां पर रहेंगे गौण बंदरगाह? महाराष्ट्र में। कहां बताई? लघु या गौण बंदरगाह सबसे अधिक कहां रहेंगे? महाराष्ट्र में। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें एक एक करके, अगर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखें कांडला बंदरगाह। इस कांडला बंदरगाह का वर्तमान जो नाम है वो क्या है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसकी स्थिति की बात करें, आपसे पूछ सकता है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कौन से स्टेट में है? आपको याद रखना है गुजरात में। यह भारत का एकमात्र जवारीय बंदरगाह है। कौन सा? कांडला बंदरगाह भारत का एकमात्र जवारीय बंदरगाह है। मुक्त व्यापार केंद्र घोषित किया गया है। यहां पर कोई भी आयात या निर्यात शुल्क नहीं वसूल किया जाता है। ठीक है। यहाँ पे बात करें सबसे अधिक जो व्यापार किया जाता है, सबसे अधिक व्यापार किसका किया जाता है? तो आपको याद रखना है नमक और ड्राई फ्रूट का व्यापार होता है। इससे कांडला बंदरगाह से सबसे अधिक व्यापार किसका होता है? नमक और ड्राई फ्रूट का। बात करें मुंबई बंदरगाह की। मुंबई बंदरगाह में आपको याद रखना है, हमने क्या बताया था? बै फॉर मुंबई, बै फॉर बड़ा। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बंबई। बै फॉर मुंबई, बै फॉर व्यस्त हमने बताया था। व्यस्त नहीं, व्यस्त हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह भी कौन सा हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह। मुंबई की बात करें, मुंबई शहर की या मुंबई बंदरगाह की, तो कौन से द्वीप पर स्थित है? आपको याद रखना है सेलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई शहर कौन से द्वीप पे बसा हुआ है? सेलसेट द्वीप पर बसा हुआ है।
क्या बताया था कि ये कैसा रहेगा, प्राकृतिक बंदरगाह रहेगा, इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कैसा बंदरगाह रहेगा, मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह रहेगा और इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे चर्चा करें नहावो शेवा बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसको कहा जाता है। कहाँ स्थित रहेगा, महाराष्ट्र में ये स्थित रहेगा, महाराष्ट्र में स्थित रहेगा। मुंबई बंदरगाह का भार कम करने हेतु इसे विकसित किया गया। आपसे पूछा जाए भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है तो कौन सा हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह आधुनिकतम बंदरगाह रहेगा। सबसे बड़ी कंटेनर बंदरगाह की बात की जाए तो वो भी कौन सा रहेगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ही रहेगा, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोवा वाले बंदरगाह की, मार्मुगांव बंदरगाह इसको कहा जाता है और कौन सी नदी पर है, गोवा में ज्वारी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, ज्वारी नदी पर बना हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू मंगलोर बंदरगाह की, और न्यू मंगलोर बंदरगाह की बात करें तो ये कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का कॉफी बंदरगाह इसे कहा जाता है। न्यू मंगलोर बंदरगाह को क्या कहा जाता है, भारत का कॉफी बंदरगाह इसको कहा जाता है। बात करें भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में होता है। कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। और जिस कारण से इसे कॉफी के अधिक उत्पादन के कारण इसको क्या कहा जाता है, कॉफी बंदरगाह के नाम से इसको जाना जाता है। भारत का कॉफी बंदरगाह न्यू मंगलोर बंदरगाह हो जाता है। विश्व में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का कॉफी बंदरगाह कौन सा है तो आपको याद रखना है सैंटोस बंदरगाह, जो कि ब्राजील में स्थित है, सैंटोस बंदरगाह। उसके बाद में कोची बंदरगाह कहां पर स्थित रहेगा, केरल में स्थित रहेगा कोची बंदरगाह। क्या बताया हमने कि इसे क्या कहते हैं, मसाला बंदरगाह के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि भारत में बात करें सबसे अधिक मसाला उत्पादन कहां पे होता है तो केरल में होता है और यहीं से केरल से आयात निर्यात किया जाता है, मसाले का निर्यात किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मसाला बंदरगाह के नाम से ये प्रसिद्ध है, फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह की, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, मन्नार की खाड़ी में हेयर द्वीप के समीप स्थित है। मन्नार की खाड़ी में हेयर द्वीप के समीप ये स्थित है। श्रीलंका में व्यापार की बात करें तो सबसे अधिक व्यापार श्रीलंका के साथ इसी बंदरगाह से होता है। कौन से तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह की बात करें तमिलनाडु में ही रहेगा। सबसे प्राचीन अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह, आपको याद रखना है। और चेन्नई बंदरगाह की सबसे खास बात क्या है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से बचाने के लिए समुद्र में 3 किलोमीटर दूर 914 किलोमीटर लंबी दीवार खींची गई है। आप काफी सारी हिंदी फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में देखते होंगे कि जो समुद्र के किनारे काफी लोग बैठे रहते हैं, एक दीवार सी, तो ये वही दीवार है। कितनी, 914 किलोमीटर लंबी दीवार ये खींची गई है समुद्र से 3 किलोमीटर दूर। उसके बाद में बात करें एन्नोर बंदरगाह की, ये कहां पर स्थित रहेगा, तमिलनाडु में स्थित रहेगा। चेन्नई बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसे विकसित किया गया था। और आपसे पूछ लिया जाए कि एन्नोर बंदरगाह का विकास किसने किया था तो आपको याद रखना है एडीबी ने, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने इसका विकास किया था। उसके बाद में बात करें विशाखापत्तनम बंदरगाह कहां पर रहेगा, आंध्र प्रदेश में स्थित रहेगा। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह रहेगा और प्राकृतिक बंदरगाह रहेगा। जब भी हम बात करते हैं, हमने क्या बताया कि इस साइड के जो बंदरगाह हैं, पूर्वी क्षेत्र के अधिकांश बंदरगाह कैसे हैं, कृत्रिम। और इधर की हम बात करें तो अधिकांश बंदरगाह यहाँ के कैसे हैं, अधिकांश यहाँ के प्राकृतिक, यहाँ के अधिकांश प्राकृतिक। लेकिन यहाँ पे एक क्या याद रखना है, जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है, ये विशाखापत्तनम कैसा रहेगा, प्राकृतिक बंदरगाह रहेगा, एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह पूर्वी तट का। ठीक है, ये बात अपने को यहाँ पे याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद में क्या बताया, प्राकृतिक बंदरगाह है, डॉल्फिन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सी पहाड़ियों से, आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ये डॉल्फिन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहीं पर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भी स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित रहेगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह पर। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें पारादीप बंदरगाह की, तो ये पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। इसे लोहो बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जापान में बात करें तो जापान को लोह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है।
ओडिशा की बेलाडीला खान से लौह अयस्क का उत्पादन होता है। वहां से लौह अयस्क को यहाँ पे लाया जाता है पारादीप बंदरगाह पर और यहाँ से जापान भेज दिया जाता है। इसी लौह अयस्क के निर्यात के कारण इसका नाम पड़ जाता है लौह बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह की बात करें तो कहाँ रहेगा, पश्चिम बंगाल में स्थित रहेगा। इसे जूट बंदरगाह भी कहा जाता है क्योंकि सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में, और यहीं से पश्चिम बंगाल में जूट को लाया जाता है हल्दिया बंदरगाह पर और यहाँ से विदेशों में उसका निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कोलकाता बंदरगाह की तो कहाँ पर स्थित रहेगा, हुगली नदी पर स्थित रहेगा और भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह भी इसे कहा जाता है, कोलकाता बंदरगाह को। तो ये अपने कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं किससे, बंदरगाहों से संबंधित, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों। और इसकी पीडीएफ की बात करें, ये जो पैनल पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और सभी दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी हम मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में।